हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं आज आपका लैब का सेशन है। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल अपना देखेंगे। जितने प्रैक्टिकल अभी तक आपके हो चुके हैं उन्हीं को हम लोग रिवाइज करेंगे। रिवीजन में चूंकि हम लोग एक तो जो भी आपका प्रोसीजर है उसको समझ रहे हैं किस प्रकार से एनिमेटेड वीडियो के थ्रू या रियल लैब वीडियोस जो है उनके थ्रू। दूसरा क्या हो रहा है, जो भी थियोरेटिकल पोर्शन में थ्योरी से रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक आ रहा है उसको हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में जो आपने पहले किए हैं उनमें से हम एक प्रैक्टिकल ले रहे हैं, to show that gases are readily compressible and liquids are not। ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपने कंप्रेसिबिलिटी देखनी है कि किसकी संपीडिता अधिक है। क्या द्रव की संपीडिता अधिक है या फिर गैसेस की संपीडिता जो है वो अधिक है। ठीक है ना। संपीडिता बेसिकली क्या है, आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। अब प्रेशराइज करके आप क्या कर रहे हैं, उनको उनके जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है उनको पास पास ला रहे हैं। ठीक है ना। तो पास पास आप किसको ला सकते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका या पार्टिकल्स के बीच में वहां पर क्या करेंगे आप, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है आपका अंतरा आणविक स्थान होता है वो अधिक होगा। ठीक है। जिसका जितना अधिक आपका अंतरा आणविक स्थान पाया जाएगा कणों के मध्य में, उसके कणों को आप कंप्रेस करके दबा करके संपीड़ित करके और नजदीक ला सकते हैं, यानी उसकी संपीड़ितता उतनी अधिक होगी। तो इसीलिए आपने जब आप पदार्थ को पढ़ रहे थे, उस पदार्थ के आपने तीनों अवस्थाओं को पढ़ा था, तो वहां पर उनके गुणों को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि किस किस प्रकार की विशेषताएं आपको पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिलती है। ठीक है ना। So what is your objective? Objective है to understand that gases are readily compressible and liquids are not। ठीक है। हमें ये समझना है कि जो हमारे गैसें होती हैं वो अधिक संपीड्य होती है द्रवों की तुलना में। ओके। थ्योरी में आप क्या क्या बोलेंगे कि जो भी आपने एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। जिस भी चीज की आप कल्पना करते हैं, जिसमें भी आपका द्रव्यमान है, आयतन है, वो हर एक चीज किससे, मटेरियल से मिलकर के बनी हुई है आपकी। विच साइंटिस्ट हैव टर्म्ड एज मैटर। उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, उन चीजों को साइंटिस्ट ने नाम दिया पदार्थ, मैटर जिसे नाम दिया गया। ठीक है ना। एटम, जिसकी आपने अलग अलग अवधारणाएं पढ़ी है। बेसिकली मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके। हर वो चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसमें आपका क्या है, आयतन है, यानी कि जो स्थान घेर रही है, और जिसमें द्रव्यमान है, वो पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ओके। एवरीथिंग वी कैन सी हियर, टच, टेस्ट एंड स्मेल इज मैटर। प्रत्येक वो चीज, ठीक है, एवरीथिंग वी कैन सी, जिसको हम देख पा रहे हैं, हियर जिसको हम सुन पा रहे हैं, टच जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या टेस्ट यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, जिसका चख सकते हैं जिसे, या सूंघ सकते हैं। प्रत्येक वो चीज आपकी किस में आएगी, पदार्थ की श्रेणी में आती है। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। ओके। ये इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिनको हम नेकेड आई से अपना नहीं देख पाते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ओके। एयर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, टेबल एंड चेयर, मिल्क एंड ऑयल एक्सेट्रा। ओके। ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल है। जब आप बोलो एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज, और एवरीथिंग भी बोल रहे हैं आप, यानी प्रत्येक वो चीज। एनीथिंग यानी हर वो चीज जिसकी आप बात कर रहे हैं, और एवरीथिंग में क्या है, जिसमें मास है और जो आपका स्थान घेर रही है। ठीक है। प्रत्येक वो वस्तु, तो वो सारी चीजें आपकी क्या है, पदार्थ है। चाहे आप चेयर टेबल की बात करो, आप मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं, आप लोग एयर की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसकी श्रेणी में आएंगी, ये सारी चीजें आपके पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। ठीक है ना। are all different kinds of matter because all of them occupy space and have mass। okay। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सारी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी, लेकिन उनके गुण बदल रहे हैं। ठीक है। जब उनके गुण बदल रहे हैं, वो किसके कारण बदल रहे हैं, क्योंकि उनकी अवस्था बदल रही है। तो अवस्था बदल गई है, अवस्था बदलने से उनके गुण या जो उनकी विशेषताएं हैं वो भी बदल जाती है। जैसे आपने एयर की बात की, वायु की बात हम लोग करते हैं, हम कह रहे हैं कि वो भी पदार्थ है। हम जल की बात कर रहे हैं, वो भी पदार्थ है। दोनों पदार्थ है। अंतर क्या है दोनों में, अगर हम जल की बात करते हैं, जल आपका बहता है, पानी जो है वो बह रहा है आपका। ठीक है ना। पानी बह रहा है। अब हवा की बात करेंगे, हवा भी बहती है, लेकिन अंतर किस चीज का है, अगर हम पानी की बात करें तो पानी आपकी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
नॉर्मल कंडीशंस पे, जब आपने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, अगर नॉर्मल कंडीशन में आप पानी को गिराएं तो वो ऊपर से नीचे की ओर ही बहेगा, जबकि हवा का ऐसा नहीं है, हवा सभी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ओके, इसके अतिरिक्त आप क्या देखते हैं, फ्लूइडिटी का गुण दोनों में, ठीक है, फ्लो कर रही है दोनों, तरल होते हैं द्रव आपके। अगर आप पानी में हाथ डालें तो पानी में हाथ डालने में आपको थोड़ा प्रेशर फील होता है, थोड़ा दबाव लगाना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जब भी मैं अभी हवा में अपना हाथ लहरा रही हूँ, यहाँ पे वायु है उपस्थित आपकी, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। क्यों? क्योंकि जब आप पानी की बात करते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, और पास होने के कारण उनके बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स। वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है या प्रबल आप बोल सकते हो, किसकी तुलना में, वायु की तुलना में या गैसेस स्टेट की तुलना में। गैस में वही जो उसके मॉलिक्यूल है वो दूर दूर चले जाएंगे, और उनके बीच का जो आप बोलेंगे इंटर पार्टिकल जो आपका फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स जिसे आप कहते हैं, आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है ना, वो अंतरा आणविक आकर्षण बल आपका क्या होता है, थोड़ा दुर्बल होता है। दुर्बल होने की वजह से ही हम अपने हाथ को इजीली मूव कर पा रहे हैं एयर में। तो यहाँ पर गुण बदल रहे हैं, ठीक है ना। जब आपने बोला कि गुण बदल रहे हैं तो वो उसका रीजन क्या था, क्योंकि अवस्था अलग अलग है ना, अवस्था अलग है, गुण अलग है। या आप बोल सकते हैं कि आपने परिस्थितियों में परिवर्तन ला दिया। परिस्थितियों में परिवर्तन लाने से क्या होता है, आपको एक ही पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिलता है। जल को आप तीनों ही अवस्थाओं में देखते हैं। आप बर्फ में भी देख रहे हैं उसको बर्फ के रूप में, पानी में भी देख रहे हैं आप उसको भाप के रूप में भी आप उसको देख रहे हैं, है वो जल ही, H2, ठीक है। लेकिन उसके गुण तीनों ही अवस्थाओं में बदल रहे हैं। तो यही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या है। पार्टिकल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। जितने भी आप पदार्थ की बात करते हो, पदार्थ की संकल्पना की बात करते हो, पदार्थ के बारे में सोचते हो, वो हर एक पदार्थ कणों से मिलकर के बना होगा, ठीक है। उन कणों में अपने गुण होते हैं। दीज पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स एंड आर इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। ओके, जब भी आप पदार्थ के कणों की बात करते हैं, वो कणों के बीच में, जैसे कोई पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे आप एक वॉल की बात करते हैं, एक दीवार है वो ईंटों से मिलकर के बनी हुई है, तो दीवार आपका पदार्थ हो गया, ईंट हो गए वो छोटे छोटे कण। तो हर एक ईंट के बीच में आपको खाली स्थान देखने को मिलेगा। पदार्थ में क्या होता है, कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। अब वो रिक्त स्थान कम होगा, ज्यादा होगा या बिल्कुल कम होगा, ये डिपेंड करेगा आपका किस पर, पदार्थ की अवस्था पर, कि वो पदार्थ कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है। दूसरा, प्रत्येक कण जो होते हैं वो एक दूसरे को एक आकर्षण बल के द्वारा बांधे हुए रखते हैं। यानी जो प्रत्येक ईंट है दीवार की, वो ईंट एक दूसरे के बीच में क्या कर रही है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है, या आकर्षण बलों के द्वारा वो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये आकर्षण का बल भी वेरी करेगा आपका फिजिकल स्टेट के साथ साथ, यानी भौतिक अवस्था जो भी होगी उसके साथ साथ पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल भी अवस्था के बदलने से बदलेगा। ओके, ये आप लोगों ने देखा। एंड आर इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, प्रत्येक जो ईंट है या प्रत्येक जो आप कण की बात कर रहे हो पदार्थ के अंदर, वो प्रत्येक कण आपका क्या होता है, रैंडम मोशन में, रैंडमली मूव कर रहा होता है, यानी उसमें कंपन हो रहा होता है, आप बोल सकते हैं, या वो गति में रहता है, ठीक है ना, मोशन हो रहा है उसमें। अब ये भी डिपेंड करेगा आपका किस पर, भौतिक अवस्था पर, कि कौन सी अवस्था में वो है, वो सॉलिड में है, वो लिक्विड में है, या फिर वो गैस में है, तो उसका वो मोशन कैसा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, या फिर उन दोनों के बीच का है। ओके, देन ऑल मटेरियल बॉडीज ऑक्यूपाई स्पेस। जब आप पदार्थ की बात कर रहे हैं, आपने पहली ही चीज ये बोला कि पदार्थ वो है जो स्थान घेर रहा है, ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल मटेरियल बॉडीज ऑक्यूपाई स्पेस, प्रत्येक जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या करेगा, आपका स्थान को घेरेगा, ठीक है ना। जैसे आप, सिंपल सी बात है, आप किसी बॉक्स में कोई सामान रख रहे हो, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें आप पेंसिल रख रहे हैं, पेन रख रहे हैं, तो वो पेंसिल या पेन आपका क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है वहां पर, ठीक है। उसी तरह से इस पूरे यूनिवर्स की हम बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, तो वहां पर जो भी वस्तु है जो स्थान घेर रही है वो पदार्थ है, ठीक है। एंड ऑल मटेरियल बॉडीज हैव वेट एंड हेंस हैव मास, और प्रत्येक बॉडी जिसको आप पदार्थ बोल रहे हैं, अगर आप उसको वेइंग मशीन में रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट आता है, उसका कुछ ना कुछ वेट आ रहा है, भार आ रहा है, इसका मतलब उसमें द्रव्यमान भी, उसमें द्रव्यमान भी होगा। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर्स की। और बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स
compounds and mixtures based on its chemical properties. Okay, तो हम पदार्थ को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, भौतिक जिसको वर्गीकरण आप कहते हैं, और दूसरा हम देते हैं उसका केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण कहता है कि पदार्थ को देखो, ये आपको कैसा दिख रहा है, क्या ये कठोर है, क्या इसमें बहने का गुण है, क्या फिर इसके जो अंतर, इसको हम काट सकते हैं इजीली, इसके जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन का फोर्स वहां पर कैसा है। इन सब गुणों के आधार पर आप पदार्थ को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो वो क्या होता है, वो उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर होता है। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण भौतिक अवस्थाओं की बात करता है, जो कि 3 प्रकार की आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा आपके क्या होता है, गैसेस स्टेट। ठीक है, जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वहां पर हम पदार्थ को अब तोड़कर देखते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है। क्या पदार्थ एक समान कणों से मिलकर के बना हुआ है, या एक कण के अतिरिक्त कोई दूसरा कण भी वहां पर पाया जा रहा है जो उससे भिन्न है। अगर वो एक समान कणों से मिलकर बना हुआ है, एक समान यानी प्रॉपर्टीज लगभग सबकी समान है, एक ही जैसे कण है सारे, तो वो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आपका आता है। अगर उसमें एक कण के अतिरिक्त दूसरा कण भी है कोई अलग, तो उसको मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप केमिकल क्लासिफिकेशन देते हैं पदार्थ की, तो उसको दो तरह से आपका विभाजित किया जाता है। एक आता है आपका प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा आपका आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर भी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, यानी एक तो आ गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण उसको कहा जाता है। ओके, देन शुद्ध पदार्थ को आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जिसमें आपका शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में 2 प्रकार के आपके क्या आएंगे, पदार्थ आएंगे। एक जो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं, जिनको आप एलिमेंट्स कह रहे हैं, और दूसरा जो एक समान अणुओं से मिलकर के बने हुए हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप यौगिक कहते हैं। ओके, तो शुद्ध पदार्थ को फर्दर क्लासिफाई किया गया किसमें, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में, तत्व और यौगिक। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण को आप 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक कि आपको जो एक कण के अतिरिक्त दूसरा कण तो दिख रहा है, लेकिन कंपोजिशन सेम है थ्रू आउट द सैंपल, यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं, यानी होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। दूसरी कैटेगरी आपकी क्या हो जाएगी, जब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका उसका कहा जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर या विसमांग मिश्रण। ओके, तो इस तरह से आप पूरे मैटर की क्लासिफिकेशन देते हैं। नाउ सॉलिड्स हैव अ स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स एज वेल एज अ डेफिनिट शेप एंड साइज। सॉलिड्स आर अनेबल टू फ्लो और कंप्रेस। ठोस क्या होते हैं आपके, जब मैं किसी ठोस चीज की बात कर रही हूँ, जैसे आपके क्लासरूम में चेयर होगी, टेबल है आपके क्लासरूम में, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी आप इसको कल भी देखेंगे, इसका आकार यही रहेगा। आयतन जितना स्थान वो आज घेर रही है क्लासरूम का, उतना ही वो कल भी घेरेगी। ऐसा नहीं है कि कल या इस स्थान से उठा करके, इस क्लासरूम से उठा करके आप उसे दूसरी क्लासरूम में लेके जा रहे हैं, तो वहां पर उसका आयतन चेंज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आकार चेंज हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में उनका आकार आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, तो वो ठोस है। और दूसरा क्या है, उनके जो कणों के बीच में आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल है। इसी वजह से अगर आप टेबल पे हाथ रख रहे हैं, तो टेबल से आपका हाथ जो है वो आर पार नहीं जा रहा है, या हम लोग चेयर पे बैठ पा रहे हैं, हम लोग हवा पे नहीं बैठ पाते, पानी में भी नहीं बैठ पाते। क्यों, क्योंकि है तो हवा भी पदार्थ है, पानी भी आपका पदार्थ है, लेकिन उनके जो कणों के मध्य आकर्षण का बल है वो दुर्बल प्रकृति का है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सॉलिड की बात करते हैं, और उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर पाते। अगर आप चेयर को दबाएंगे तो वो दबेगी नहीं इजीली। ठीक है, या फिर आप फ्लो होने की बात करते हैं, तो बहने का गुण भी ठोसों में नहीं देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त लिक्विड है आपका, लिक्विड्स हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड्स हैव नो डेफिनिट शेप बट कैन फ्लो। ओके, क्या कहा जा रहा है, जो द्रव होते हैं आपके, द्रव के बीच में जो कणों के बीच में स्थान है वो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, यानी थोड़ा दूर दूर कण रहते हैं। साथ ही जो उनके बीच में आकर्षण का बल है वो भी दुर्बल प्रकृति का होता है। क्लियर, और यहाँ पर लिक्विड्स हैव नो डेफिनिट शेप, इनका आयतन जो है वो तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसीलिए जैसे आप पानी की बात करते हैं, पानी को आप जिस भी वेसल में डाल रहे हो वो उसी का शेप ले रहा है।
आपने बॉटल में डाला, उसने बॉटल का शेप ले लिया, आपने किसी टम्बलर में डाला, उसका शेप ले लिया, आपने बकेट में रखा, उसका शेप ले लिया, बीकर में रखा, उसका शेप ले लिया, कोनिकल फ्लास्क में रखा, उसका शेप ले लिया। तो शेप डेफिनेट नहीं है, आकार निश्चित नहीं है। जैसे आपने चेयर या टेबल के केस में बोला था, आकार यही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप पानी की बात कर रहे हो, लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें आकार आपका निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है। अगर 1 लीटर पानी है तो वो किसी भी वेसल का 1 लीटर आयतन ही ग्रहण करेगी, उतना ही स्थान कवर करती है। अगर आप उसको 5 लीटर के टैंक में डाल दो, 10 लीटर के टैंक में डाल दो, फिर भी वो 1 लीटर आयतन जहां तक आता होगा वहीं तक स्थान घेरेगी। ऐसा नहीं है कि वो 5 लीटर को फुल भर देगी, ठीक है। तो इस प्रकार का गुण आपको लिक्विड्स में देखने को मिलता है, बट ये बहते हैं, और बहते क्या है, एक ही डायरेक्शन में बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। गैसेस की बात करते हैं, गैसेस हैव अ लो इंटरमॉलिक्यूलर फ्लो, और यू कैन से गैसेस हैव अ लो इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction, a high compressibility and no distinct shape or volume. Okay, यहाँ पर इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, डेफिनेट नहीं है। आकार आयतन दोनों अनिश्चित है, अनिश्चित है। इसी वजह से क्या हो रहा है, गैस आपका क्या है, हवा पूरे कमरे को भर रही है, ठीक है। आपने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई, उसकी स्मेल दूर तक जाती है, तो वो क्या हो रहा है, हवा के पार्टिकल वहां तक ट्रेवल कर रहे हैं, उनके साथ साथ स्मेल भी जा रही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आयतन भी आपका क्या है, निश्चित नहीं है। अगर आपने यहाँ पर कोई गैस ली है, वो 1 लीटर के कंटेनर को फिल कर रही है, अगर आप उसी को ट्रांसफर कर देंगे 500 लीटर के टैंक में, तो वो उसका भी पूरा आयतन ग्रहण कर लेगी। ऐसा नहीं है कि उसका वो 1 ही लीटर कवर करेगी, वो उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लेगी। तो ऐसा गुण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं, बहुत ज्यादा आप इनको प्रेशराइज करेंगे तो ये कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने गैसेस के बारे में पढ़ा। स्टेट्स ऑफ मैटर में वही है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में आपने अलग अलग जो भी आपने थ्योरी में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसके बेसिस पर आपने तीनों में क्या करना है, डिफरेंस बताना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है आपका देखने को मिलता है। देखो ये गैस है, गैस में मैंने क्या बोला, सबसे अधिक यहाँ पर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है, यानी कण बहुत दूर दूर है। इसी वजह से मैं इजीली अपने हैंड्स को क्या कर पा रही हूँ, मूव कर पा रही हूँ एयर में, ठीक है ना, वायु में। वायु आपका क्या है, एक आप बोल सकते हैं गैसेस स्टेट, ठीक है ना। दूसरा लिक्विड की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा तो अधिक होगा, लेकिन जब आप गैस की बात करेंगे, गैसेस की अपेक्षा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, ओके। और ठोसों में आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, ओके। चलो ना, जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, तो थ्योरी की बात कर ली, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस है। ऑब्जेक्टिव आपका कह रहा था कि हमें क्या करना है, गैसेस आर रेडिली कंप्रेसिबल। आप तुलना कर रहे हो लिक्विड्स की और गैसेस की कि दोनों में ज्यादा अधिक कंप्रेसिबल कौन है, यानी ज्यादा किसको संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। तो वो पहले आप एनिमेटेड वीडियो के थ्रू देख लेंगे किस प्रकार से आपने करना है, फिर मैं प्रोसीजर की बात करूंगी कि कैसे आपको ये प्रोसीजर अपनाना है। To show that gases are readily compressible and liquids are not. Materials required: plastic syringe without needle, water. Procedure: take a syringe and hold in your hand. Pull the piston at its maximum level. Then push the piston into the syringe cylinder and bring it to a certain level. Note and record the reading of the piston in the syringe, that is, initial reading of air. Close the outlet nozzle of the syringe strongly by one of the fingers of the same hand holding the syringe cylinder. Apply a little force on the piston to push it in the syringe cylinder, that is, to compress the air. Keep on applying the force on the piston to push it further inside the syringe cylinder until it stops moving. Note and record the reading of the piston in the syringe cylinder, that is, the final reading. Take the water and the syringe. Pull the piston and fill the syringe with water.
Slowly push the piston into the syringe to allow the air pass through the nozzle of the syringe. Ensure that there is no air bubble inside the cylinder. Note the reading of the piston in the syringe, that is, initial reading for water. Again, close the nozzle of the syringe strongly. Apply force on the piston to push it in or to compress the water inside and record the final reading. Observation: the syringe with air is much easier to insert than the syringe with water. Results and discussion. Infer from the observations that the gases are readily compressible while liquids are not. This shows that gases have more vacant space between the constituent particles. Precautions. Use a piece of cloth to securely close or plug the syringe cylinder's nozzle. Don't use the syringe's needle because it could harm. The motion of piston inside the syringe must be tight. Otherwise, air or liquid may leak from the gas piston boundary or liquid piston boundary. तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने कंप्रेसिबिलिटी देखी, जिसमें आपने प्रोसीजर देखा, वीडियो कैसे आपको करना है, ठीक है। वैसे ही आप लोग फॉलो करेंगे जब भी प्रैक्टिकल करना होगा। बाकी आने वाले सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।